चलिए, तो हमने ज्योमेट्री लगभग कंप्लीट कर लिया है ना? आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस देखेंगे पुराने पैटर्न के आधार पर, साथ ही साथ में नए पैटर्न के आधार पर जितने प्रश्न आए हुए हैं आपके 25 में आए हैं, 26 में आए हैं, है ना? उन सभी सभी प्रश्नों को भी देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चन उनसे जनरेट भी हुए हैं, बनाए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है? तो एक-एक करके देखते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो कूट आधारित वाले नए पैटर्न वाले हैं उनको देखेंगे हम। तो क्या दिया है आपका पहला क्वेश्चन आपका कि एक अष्टभुज के बाहरी कोण का योग क्या होगा? एक अष्टभुज, है ना? अष्टभुज यानी कि उसकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं वाला एक बहुभुज मिला है हमको और उसका बाहरी कोण क्या होगा? तो बहुभुज के केस में आप याद रखेंगे कि कोई भी बहुभुज रहे, है ना? जिसमें 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, 7 भुजा हो, 8 भुजा हो, उनका जो बाहरी कोण होता है, बाह्य कोण होता है, उसका योग हमेशा कितना होता है? 360 अंश होता है। और इसके लिए आपको बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम कोई आकृति इस तरीके से बनाते हैं, है ना? अब इनके लिए हम बाह्य कोण इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है ना? एक ही दिशा में क्या करते हैं, इन लाइंस को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना? इस कंडीशन में क्या होता है, जहां से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर घूमकर वापस आ जाते हैं योग करने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या दिख रहा है हमको, एक पूरा वृत्त बन रहा। तो वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का, है ना? तो उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। क्या कि किसी भी बहुभुज में कितने अंश का कोण बनता है, बाह्य कोण कितने अंश का होता है, योग उसका 360 अंश का। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। दो अलग अलग बहुभुज है, उनके जो संख्याएं दी हुई है, भुजाओं की संख्या दी है, उनका अनुपात दिया हमको 1:2। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 है, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, है ना? प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो आंतरिक कोणों का योगफल हमको पता है कितना होता है बहुभुज का, है ना? वो डिपेंड करता है कि कौन सा बहुभुज है, ठीक है ना? तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या? n-2 इंटू 180। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उनके आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये किसका होता है? n भुजाओं का योग होता है, n भुजाओं का योग बराबर इतना होता है ना? हमको एक भुजा निकालनी है, एक भुजा पर आंतरिक कोण निकालना है। तो वो कैसे निकल जाएगा आपका? n-2 इंटू 180, और ये जो n था वो कहाँ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? अब हमको जो दो बहुभुज दिए हुए हैं उसमें कितना कितना अनुपात दिया है, 1 और 2 का अनुपात, है ना? 1 और 2 का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंतरिक कोण कितना दिया है, पहले वाले का 120, ये फर्स्ट वाले का दिया है, हमको सेकंड वाले का निकालना है, ठीक है? तो फर्स्ट वाले के लिए इस तरीके से इसे हल कर लेते हैं, ठीक है ना? क्या रख देंगे, 120, ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? ये क्या हो जाएगा आपका 120 बराबर n का मान तो हमको निकालना है, तो n-2 इंटू 180 अपॉन n, ठीक है? मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से जो कटता है उसको काट देते हैं, तो ये 0 आपका कट गया। ये आपका कितने बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। क्या मिल गया आपका, यहाँ पर मिल गया आपको 2, और ये n इधर ले आते 2n हो गया। ये हो गया कितना, 3n-6 हो गया, है ना? यहाँ पर जो n की वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगी, 6 को इधर ले आते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 6। यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं, पहले जो बहुभुज है उनकी भुजाओं की संख्या कितनी दी है हमको, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना? 6 दिया हुआ है। अब क्या दिया है, कितने का अनुपात है, 1:2 का अनुपात है। तो पहला वाला 6 है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? अब
6 दूनी 12 हो गया। तो अब इस 12 के लिए हमको निकालना है क्या, आंतरिक कोण का मान निकालना है, उस 12 के लिए कितना होगा। तो निकाल लेते हैं हम। तो 12 12 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 12 हो जाएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना है ना, योगफल नहीं निकालना है हमको। ठीक है ना, तो यही वाला फॉर्मूला को रीअप्लाई कर देंगे हम। ठीक, अब निकालते हैं इसका। तो ये कितना बार हो जाएगा, ये 2 और ये आपका 3। ठीक, और ये 15। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 10 इंटू 50 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 150। कितना आ जाएगा, 12 भुजाओं वाले बहुभुज का जो आंतरिक कोण है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब अपने ऑप्शन पे आते हैं। इस तरीके से ये हल होगा, है ना। एक ही फॉर्मूला से हमने दोनों चीज निकाल ली, आराम से निकल जाता है। बहुत सारी चीजें इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब पुराना जो पैटर्न था ना, उस पैटर्न में इस टाइप के प्रश्न काफी पूछे जाते थे। ठीक है ना, चित्र के आधार पर हमको कोण निकालने को बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे। क्या दिए गए चित्र के अनुसार x का मान क्या होगा, ये हमको याद करना है ना। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक हमारा जो नॉर्मल विधि होता है, कॉन्सेप्ट वाला विधि रहता है, उससे भी। और दूसरा एक प्रमेय अप्लाई कर देंगे तो भी ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल विधि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल विधि से अगर हम इसको बनाएं, आप दोनों सीख लीजिए, क्योंकि कई बार चीजें याद नहीं आती है ना। आपको स्टेप भी पूछा जा सकता है, तो स्टेप के लिए हमको विधि पता होनी चाहिए कि किस विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है ना। हम क्या करें, ये नीचे वाली लाइन को इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना है, एक्स है। ये वाला हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 43। ये कितना दिया हुआ है आपको, 54। और ये कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है ना। इसका छोटा विधि भी है, उसको भी देखेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखना जरूरी इसलिए है ताकि आपको स्टेप्स याद रहे। इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ए, और इस वाले को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा इस तरीके से, ए बी और सी, ये पूरा का पूरा त्रिभुज बन गया, है ना। इसका मान, इसका मान, इसका मान, सबका मान दिया हुआ है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का योग निकाल देंगे तो ये 54 प्लस 43 प्लस ए, दूसरा वाला कोण यही है ना, जो बी वाला कोण है वो यही है टोटल, यहाँ से यहाँ। अब तीसरा वाला जो कोण है वो क्या है आपका, 38 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तीनों कोणों का योग निकाल देंगे, 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, हल कर दीजिए इसको। तो ये सबको जोड़ देते हैं, तुमको a प्लस बी, और ये 4 और 3 7, 7 और 8 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 9 3 12 और एक, ये 180। ठीक, यहाँ मिल जाएगा a प्लस बी, और इसको हम ले जाएंगे दूसरे साइड। ठीक है, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री आ गया, है ना। किसका मान है, a प्लस बी का मान आया है ना। अब इसी तरीके से ये हमने किसके लिए किया था, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए किया था, ए बी सी के लिए किया था, है ना। इसी तरीके से हम इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए कर सकते हैं, जिसका मान यहाँ पर कितना दिया, ओ दिया है, नहीं दिया है तो इसको x मान लेंगे या o मान लेंगे, है ना। इधर x है हमारा, ये b और c। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की जब बात करेंगे तो ये है आपका क्या, a, और ये वाला कितना है आपका b, और ऊपर वाला जो दिया है वो है x। तो तीन कोण कौन कौन से हो गए, x, a और b, ये हो गया। इन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180। अब अभी हमने निकाला a प्लस b का मान कितना होता है, 45। तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 45, 180 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 130।
ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 135, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आसान है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप थ्योरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसका एक और तरीका होता है, एक थ्योरम हम पढ़ते हैं, उस थ्योरम से बना सकते हैं इसको। इसको कहते हैं बूमरैंग थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम में क्या होता है, ये ना चतुर्भुज के लिए अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमको ये त्रिभुज जैसे शेप है, लेकिन इसमें चूंकि 1 2 3 और यहाँ पर 4 इसके कोण हैं और 4 इसकी भुजाएं हैं। 1 2 3 4, 4 इसकी भुजाएं हैं, है ना, 4 कोण है 4 भुजाएं, तो चतुर्भुज बन रहे हैं। ठीक है ना, कैसा चतुर्भुज बन रहा है, तो अवतल चतुर्भुज बन रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहता है, जब भी हमको ये तीर के जैसे दिखने वाला कोई आकृति दिखाई देता है जिसमें चतुर्भुज बन रहा है, वो तीर का शेप बना रहा है, एरो का शेप बना रहा है, तो इसमें हम इस बुमरंग थ्योरम को लगा सकते हैं, है ना। और ये क्या बोलता है कि जितने भी आंतरिक कोण होते हैं, ठीक है ना, आंतरिक कोणों का जो योग होगा, आंतरिक कोणों का जो भी योग होगा वो किसके बराबर हो जाता है, इस बाह्य कोण के, है ना, बाहर में जो केंद्रीय कोण बना है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, बाह्य केंद्रीय कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो बाह्य केंद्रीय कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हमारे मान कौन कौन से दिए थे हमको, 54 43 और 38, है ना। 54 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है और दिया हुआ है 38। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे x के इक्वल हो जाएगा, यहाँ x दिया हुआ। ठीक है ना, इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा 135 आ जाएगा और x का मान यही था, यही हमने कैलकुलेट किया है वहां पर। ठीक है ना, तो इससे हम डायरेक्ट भी इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। हर जगह अप्लाई नहीं करना, कहाँ अप्लाई करना है, जहां पर ऐसा चतुर्भुज बन रहा हो और उसका शेप कैसा हो, उसका शेप हमको ऐसे एरो के जैसे दिख रहा हो, वहां पर इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि चित्र में, ये आपको चित्र एक दिया हुआ है जहां पर अलग अलग मान हमको दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर हमको ए पी क्यू का मान 50 अंश, ये 50 अंश दिया हुआ है 50, है ना। और पी आर डी जो एंगल है उसका जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 127 दिया है। ठीक है, अब हमको बताना है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा ये, है ना, इधर से बढ़ाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 50 है, और यहाँ देखिए एक्स, तो यहाँ पर आप कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, दो समांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब ये विपरीत साइड है, अपोजिट साइड है ना, तो ये वाला आपका कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा एकांतर अंतःकोण। ठीक है ना, एक के अंतर में कैसा कोण है, अंतःकोण है, और जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आपका x और जो 50 है वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया है, 50 आ गया है। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि x का मान 50 कहाँ पर है, आपके ऑप्शन नंबर 1 पर है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पे कर सकते हैं। अगर आप y का मान भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो y का मान आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखिए, ये क्या है आपका 127 है ना, कैसे दिया हुआ है, इस तरीके से, ये 127 है, तो इसको भी अगर उसमें मिला देंगे तो 180 बन जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर जो कोण बना हुआ है, कौन सा कोण बना हुआ है आपका, पी आर क्यू, ये कोण बना है, ये वाला, इसकी बात हो रही है, पी आर क्यू, ये वाले कोण की बात हो रही है ना।
और इस 127 को अगर मिला देंगे तो 180 अंश बन जाएगा ये, ठीक है ना, 180 अंश बन जाएगा, रैखिक युग्म बना रहा है क्योंकि, है ना। तो इस पी आर क्यू का मान हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 127, ये कितना मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, है ना, 53 डिग्री, 53 हो गया। अब क्या क्या मिला हमको, ये 53 हो गया, ये 50 हो गया, इसका मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जोड़ दीजिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 50 है, एक 53 है और एक y, इन तीनों को जोड़ने से आपका 180 अंश आता है ना। इसी को आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 103 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 180। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 180 माइनस 103, चाहे तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन सिमिलर टाइप का दिया हो तब कैसे करेंगे, आपको y कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना, y का मान आपको निकालने आना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसी टाइप का ही क्वेश्चन दे, है ना। तो y का मान यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, कितना 77, कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम ऐसे वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। समांतर रेखा, त्रिभुज भले ही दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज का भी हमने नियम लगा दिया उसमें, और समांतर और तिर्यक रेखा का भी, ठीक है। इस तरीके से हम कोणों को हल करेंगे। चलिए आगे आते हैं और प्रश्न देखते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है एबीसीडी में, यदि एडी एडी लंब है किस पे, बीसी पर। तो यहाँ डायग्राम में देखिए कैसे दिया हुआ है, ये एबीसीडी है, यहाँ जो एडी है वो इस बीसी पर लंब है यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है तो वो समकोण बन गया है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे समकोण बन गया तो उसमें पाइथागोरस लगाया जा सकता है। तो सिर्फ इतनी चीजें से हमने 3-4 लॉजिक लगा लिया। अब हमारे क्वेश्चन में जो हमको जरूरत पड़ेगा हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है बोल रहा है ना, इसमें से क्या सही होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि ये जो प्रश्न है दिया हुआ है कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु, समबाहु यानी कि इसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, तीनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर जो बीसी लिखा हुआ है उसको बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है। तो बीसी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बीडी प्लस डीसी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर मान अलग से निकालें तो बीडी, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो बीडी इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम, हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं, और डीसी इज इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं, है ना। इसी से ही बना है, क्लियर है, ठीक। ये दोनों चीजें मिल गई यहाँ से, है ना, कि वो उसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। अब बीसी जो AB है, BC है, और कितना है हमारा DC, ये सभी आपस में क्या है, DC नहीं, AD, ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्वेश्चन में हमको इसे कैसा दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसलिए समबाहु के कारण ये आपस में बराबर होता है ना। चलिए देखें, अब लगा देते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एक में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण कौन सा हमारा ए बी है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यानी बीडी का स्क्वायर और प्लस एडी का स्क्वायर हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं इसमें, जिसका जिसका मान है हमारे पास, जैसे कि बीडी, ठीक है, बीडी का स्क्वायर, बीडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये ए बी का स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये बीडी की जगह पे, ये बीडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एडी स्क्वायर,
ठीक है ना। अब इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो क्या लिखा जा सकता है, ये हाँ। अब देखिए बीसी और आपका जो एबी है, बीसी, एबी और ए एसी है ना, ये एबी ना होकर के क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक, इस एडी का हमको मान चाहिए, है ना, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बीसी की जगह पे हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं, ठीक है ना। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये पूरे का स्क्वायर है इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई 4, ऐसा हो जाएगा, प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, तो ए बी का स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3ab² अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, 3ab² इज इक्वल टू 4 ad²। हो गया। क्या ऐसा वाला हमको कहीं पर दिख रहा है, क्या क्या चाहिए हमको, 3ab² चाहिए, है ना। तो हमारे ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, 3ab², 3ab², 5, 3ab², यहाँ पे 4, तो इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कौन सा वाला आ जाएगा, 4ad वाला, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये आपका इस तरीके से हम पूरा सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने इसे सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है इसमें कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज दिया है एबीसी में, डी और ई क्रमशः ए बी तथा एसी भुजाओं पर स्थित है। ठीक है, तो पहले तो इस डायग्राम को हमको बनाना पड़ेगा, चलिए बना देते हैं। एक हमको त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, क्या बोल रहा है, जो बिंदु डी है वो ए बी के बीच स्थित है, यानी कि यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक, और जो ई है वो एसी के बीच स्थित है, एसी यानी कि यहाँ पर ई, इस तरीके से होगा। अब बोल रहा है कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। अब डी और ई को आपस में मिला देंगे तो ये बीसी के समांतर आ जाए, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे का वैसे करते जा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, यदि एडी और डीबी, एडी और डीबी इसका अनुपात आपको दिया है 3:4, कितना अनुपात दिया है, 3:4, इस तरीके से बांटा है इसको, 3:4, है ना। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो पूरा ए बी है वो किससे किससे मिल करके बना है, एडी से और डीबी से, इसी से मिल करके बना है ना। अब ए बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, कितने कितने के अनुपात में है, ये 3 है ये 4 है। अब अनुपात में दिया है इसलिए जहां अनुपात दिया रहता है वहां पर चुपचाप हम एक्स को अप्लाई कर देते हैं। ए बी का पूरा मान कितना आ गया आपका, 7x आ गया है। आगे देखते हैं और क्या बोला है, ए डी ई और समलंब डीई सी बी, ए डी ई मतलब ऊपर वाला, ए डी ई, ये ए डी ई, और नीचे जो समलंब बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, डी ई सी और बी, ये इन दोनों की बात कर रहा है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया, क्या हमने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। ठीक, चलिए किसका किसका अनुपात चाहिए हमको, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज चतुर्भुज समलंब है, क्या, डी ई सी बी, इनका क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा है वो एक ही त्रिभुज का हिस्सा है ना, एक ही त्रिभुज का हिस्सा बना हुआ है। तो इस डीई सी बी के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, इसको बड़ा वाला त्रिभुज हम लिख सकते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है हमारा, एबीसी, एबीसी, है ना। तो ये त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग
किसके बराबर हो जाता है? उनके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। उनके भुजाओं के वर्ग का या उनके भुजाओं के अनुपात का जो वर्ग होता है, वो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? अब एडीई में हम देखें तो ऊपर वाला क्या दिया? एडी, ये किसके समरूप हो जाएगा? पूरा का पूरा एबी के समरूप हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? ऊपर में मिल जाएगा क्या? एडी का मान कितना है? 3, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 7x। टोटल कितना आ गया आपका? x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 9/49, 9:49। ये अभी किसका आया है? हमने त्रिभुज का निकाला है ना, हमको उसका निकालना है। किसका निकालना है? समलंब डीईसीबी के साथ में निकालना है। डीईसीबी के साथ में निकालना है। तो ऊपर वाला तो समझ में आ गया कि 9 है, नीचे वाले को हमको देखना है कि क्या होगा, है ना? तो नीचे वाले पे अगर हम आए तो नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिया हुआ है, ये डी ई और ये बी और ये सी, है ना? इसका जो अनुपात है वो कितना दिया है आपको? 4x दिया हुआ है, दिया हुआ है ना? अब ये 4x है तो ये जरूरी नहीं है कि 4x हो, क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं अपने, चलो, तो ये जो पूरा है ना हमारा, जो ए बी दिया था ऐसे, ए बी, इसी को हमने यहाँ से बांट दिया था, तो ये 3 और ये 4 इस तरीके से बटा हुआ था। ठीक है, हमको किसका वैल्यू चाहिए? ये नीचे वाले का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? जैसे ए बी बराबर हमने क्या लिखा था? ए डी प्लस डी बी, ये लिखा था। हमको वैल्यू चाहिए डीबी की, तो हम क्या करेंगे? डीबी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे? डीबी की वैल्यू चाहिए तो ए बी में इस एडी को माइनस कर देंगे ना। डीबी की चाहिए तो एबी में हम एडी को माइनस कर देंगे तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा एबी का मान कितना था? हमारा एबी का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया? हमारा 49 आया है, 49 आया है ना? और एडी का कितना आया था? ऊपर में कितना आया है? 9 आया है। ऊपर में कितना आया है आपका? 9 आया। क्षेत्रफल के हिसाब से हम इसको ले रहे हैं, है ना? भुजाओं का ही है, क्षेत्रफल तो इधर है, हमने उधर भुजाओं का रेशियो निकाला है। ठीक है ना, भुजाओं का रेशियो है, तो उसी रेशियो का उपयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारा जो डीबी है वो कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा। तो जो हमको नया अनुपात मिलेगा ऊपर और नीचे का, ये जो डीबी है वो किसके लिए काम करेगा? हमारे समलंब चतुर्भुज के लिए। ठीक है ना, तो ये ए डी ई और समलंब चतुर्भुज ए डी ई बी डी ई सी बी, इसकी अगर बात करें तो एडीई कितना आ गया हमारा? 9 आया था, और नीचे ये कितना आ गया है? 40, यानी इसका जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा आपका? 9:40 बन जाएगा। ठीक है, 9:40 बन जाएगा। अब ये पूरा इसका सोल्यूशन हो गया है ना। अब आते हैं हमारे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन में देखिए, कई लोगों को ऑप्शन में 4 और 49 का रेशियो, 9 और 49 का रेशियो दिखेगा, तो वो आधा कैलकुलेशन करके वहां पे छोड़ देंगे, है ना? जबकि वो किसके लिए निकला था? सिर्फ त्रिभुजों के लिए निकला था, समलंब चतुर्भुज के लिए नहीं निकला था। हमको समलंब चतुर्भुज के साथ में रेशियो निकालना है, तो उसके लिए अभी कैलकुलेट किया है हमने, कितना आया है? 9:40 आया है ना? 9:40 का अनुपात बना है ना? तो पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको, इस क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। अब ये हमारे जो पुराने क्वेश्चन थे वो हो गए, है ना? यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन देता था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन देता था, वैसे वाले क्वेश्चन है। अभी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस पे जो 2025 में जितने एग्जाम हुए हैं उनमें कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से बनाया जाए। बहुत इजी रहता है ना? आसानी से कोई भी इसे बना सकता है। ठीक है, चलिए, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण यानी कि इस तरीके से विकर्ण बनाते हैं ना हम, ये है ना, ये एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक होते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हैं, लंबवत बोला है,
समद्विभाजक भी है और साथ ही साथ में लंबवत बोला है। तो कौन कौन सा है जिसका लंबवत बनता है? ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा दिखाई देता है आपका? समांतर चतुर्भुज जो बनता है वो किस तरीके से दिखाई देता है? कई लोगों को लग रहा होगा बोरिंग थोड़ा सा, ठीक है, तो जिनको बन रहा है वो क्वेश्चन को बनाते चले, अच्छी बात है, और जिनको क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो साथ में एक बार बना करके, नहीं बन रहा है तो सोल्यूशन देखिए। तो इस तरीके से क्या बनता है, हमारा समांतर चतुर्भुज बनता है। और यहाँ देख लीजिए ये 90 अंश का कोण नहीं बनता है, यानी हमारा समांतर चतुर्भुज तो नहीं आएगा। ठीक, यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, अपने सम चतुर्भुज की बात करें, जिसकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इस तरीके से उसका हम डायग्राम बनाते हैं। इनकी जो उनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। भुजाएं बराबर है तो जब वो काटेगी तो कितने अंश पर काटेगी, एक दूसरे को 90 अंश पर काटेगी, यानी कि आपका समचतुर्भुज आ जाएगा इसका। ठीक है ना, पहला आंसर। दूसरे आंसर में देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ट को दिया है और कूट में दिया है हमको प्रश्न। अब हम बात करते हैं अपने आयत की। तो आयत में, आयत कुछ इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, अब आयत में देखें तो क्या ये 90 अंश का कोण आपको दिख रहा है? देखने से ही पता चल जाता है ना, 90 अंश का कोण आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 90 अंश नहीं होगा, है ना। इसके जो लंब समद्विभाजक ये क्या होंगे, नहीं होंगे, ये नहीं होगा। वर्ग के केस में होता है, वर्ग इस तरीके से बनता है, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को कैसे काटते हैं, 90 अंश पे काटते हैं। तो समद्विभाजक भी होते हैं, सभी के सभी समद्विभाजक हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। ये जो चार चतुर्भुजों की बात हुई है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की, उनके जो विकर्ण है, डायगोनल्स हैं, वो सब के सब कैसे हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो बराबर भागों में बांटते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे प्रश्न में लंब को पूछा था, तो कौन कौन सा आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा और एम आ जाएगा, समचतुर्भुज और वर्ग आ जाएगा। ठीक है, के और एम। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, आप आधा मिनट भी आपको नहीं लगेगा। चलिए, हमको बनाने में अभी समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समझ रहे हैं चीजों को साथ साथ। अगर आप खुद से बनाएंगे तो इतना समय आपको नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है अगला क्वेश्चन। द्विविमीय आकृति वर्ग, वर्ग के बारे में बताना है हमको, है ना। वर्ग की क्या क्या खासियत होती है उसके बारे में दिया हुआ, उसके बारे में बताना है। क्या बोला है, वर्ग एक आयत है, क्या ये सही है? वर्ग एक आयत है बोल रहा है, ठीक है। आयत एक वर्ग है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। एक एक करके देखते हैं, वर्ग क्या आयत है? वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यही उसका मेन परिभाषा होता है। यानी वर्ग क्या है, आयत कहा जा सकता है इस परिभाषा से। ठीक है, आयत एक वर्ग है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग की जो परिभाषा होती है उसके हिसाब से उसके सभी कोण 90 अंश होने चाहिए और सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि आयत की नहीं होती। तो ये हम नहीं कह सकते। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है, समांतर चतुर्भुज में ही रिस्ट्रिक्शन लगा करके हम वर्ग की रचना करते हैं, है ना। तो वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, वर्ग का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये बात भी क्या है हमारी, सही है। क्या कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता है। तो क्या क्या आ जाएगा, जे एल और एम आ जाएगा। कहाँ पर दिया आपका, जे एल और एल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बेसिक जानकारी है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया सेम एग्जाम पर। एक ही एग्जाम में इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके पूछ दिए गए हैं, है ना, चतुर्भुज से रिलेटेड। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ दिख रहा है ना। कथन कारण के ऊपर हमको दिया हुआ है। कथन क्या कह रहा है, कथन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं फिर कथन और कारण पे आएंगे। स्टेटमेंट बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर पी क्यू आर बनाया गया है। एक त्रिभुज है हमारे पास
एक त्रिभुज इस तरीके से हमको दिया हुआ है, पी ए बी और सी, इनकी मध्य बिंदु को जब आपस में मिलाया जाता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जब मिलाया जाएगा तो हमको पी क्यू आर मिलता है, पी क्यू आर मिलता है। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, पी क्यू आर, है ना, ये बनता है। अब बोल रहा है क्या, कथन। वो तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताना है हमको, स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको कथन और कारण को देखना है। तो क्षेत्रफल पी क्यू आर और एबीसी का क्षेत्रफल, इनका जब अनुपात निकाला जाता है तो वो 1:4 के फॉर्म में आता है, ये बताना है। ठीक है ना। दूसरा, इसका कारण क्या दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के जो परिमापों का अनुपात होता है, दोनों त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कथन बिल्कुल सही है, ये एक थ्योरम है ना, कि दो समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके परिमापों का अनुपात, यानी कि उनका जैसे ए बी है और पी क्यू है, ठीक है, इनके वर्ग अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, वर्ग नहीं दिया हुआ है ना, वर्ग होना चाहिए, इस तरीके से निकालते हैं। अभी हमने निकाला था क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का, ए बी सी और ये पी क्यू आर, इस तरीके से हमको मिला था ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात अनुपात दोनों त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, ये बोला है। ठीक है, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आए, पहले वाले की बात करें तो यहाँ देखिए, ये इसका मध्य बिंदु है, जो क्यू है वो ए बी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु पी है और एसी का मध्य बिंदु क्या है, आर है। यानी हर लाइन दो हिस्सों में बट रही है, दो हिस्सों में बट रही है, यानी कि जो अनुपात बनेगा उसका क्षेत्रफल का, है ना, तो ऊपर वाले के लिए तो एक ही हो जाएगा, नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो हो जाएगा तो वो 1/2 के रूप में मिलेगा हमको, 1/2 के रूप में मिलेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। यानी कि हमारा कथन सही दिख रहा है हमको, है ना। कारण में हमको क्या देना था, स्क्वायर देना था, कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात दोनों त्रिभुज के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो वर्ग नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्षेत्रफल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की बात नहीं की है, परिमाप बोला है उसका, है ना, परिमापों का जो अनुपात होगा दोनों त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये कथन अपने आप में क्या है, सही है। हमने इस समरूप में देखा था कि उनके परिमाप से भी निकाल सकते हैं, उनके भुजाओं से भी निकाल सकते हैं और उनके क्षेत्रफल के आधार पर भी हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये इसका पूरा का पूरा कारण नहीं बन रहा है ना, कारण नहीं बन रहा है। वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ये परिमाप की बात कर रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। इसलिए दोनों अपने आप में सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सही है दोनों ही लेकिन व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ऐसे वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। अभी अभी आया हुआ है ये, जे का जो एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट का, उसमें, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें इसमें हम समझ भी लेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक ये हमको चित्र बनाना है ना, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज बनाना है, फिर एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 हो। तो इस विधि के क्रम को हमको देखना है कि क्या होगा। ठीक है ना। तो कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक रेखाखंड लेनी पड़ती है ना। तो देखते हैं कि इसमें रेखाखंड सबसे पहले कहाँ दिया हुआ है। तो रेखाखंड के बारे में इसमें बात किया गया है, सी डैश से होकर के सी ए के समांतर एक रेखा खींचे जो विस्तारित रेखाखंड बी ए को ए डैश पर परिच्छेद करे। तो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश आवश्यक त्रिभुज होगा, ये बोला है ना। आगे देखते हैं और क्या दिया है कि शीर्ष ए के विपरीत भुजा पर बीसी के साथ न्यून कोण बनाते हुए कोई भी किरण बी एक्स खींचे। ठीक है, ये भी
आगे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज एबीसी खींचिए, बनाने को बोल रहा है ना। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पर आकर के ये मैच करेगा। ठीक है, B5, अब B5, अब B से तो पहले हमको निकलना पड़ेगा, तब जाकर के B5 में पहुंचेंगे, और BX का पहले पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले ये लाइन को बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, एम को हम सबसे पहले लेंगे। ठीक है, जब एम को लेंगे तो क्या करेंगे हम, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है ना। मान लेते हैं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज का हमने निर्माण कर दिया। इस तरीके से नहीं बनेगा, आप सही से बनाएंगे तो सही तरीके से वो दिखाई देगा, है ना। डायरेक्टली ऐसा नहीं बनेगा। अब दूसरे में क्या करेंगे, यहां से फिर क्या करें हम आगे, ये शीर्ष ए के विपरीत भुजा, शीर्ष ए के, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो शीर्ष ए के विपरीत भुजा यानी बीसी के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए भी किरण बी एक्स हम खींचते हैं। ठीक है ना, इसके साथ बीसी के साथ में एक न्यून कोण बनाते हुए, इससे अगर न्यून कोण बनाएंगे तो अब ऊपर बनाने के बजाय उसको क्या बना दे, हम नीचे साइड बना दे, इस तरीके से बनाएंगे। ये बना लिया हमने, तो ये सेकंड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे आए तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हम आ जाते हैं इस पे, है ना। ये जो बी एक्स हमको दिया हुआ है, इसके अब पार्टीशन कर देंगे, 7 बिंदु काटेंगे, क्योंकि हमको कितना बोला है, 7:5 के अनुपात में, 7:5 के अनुपात में हमको जो दूसरा त्रिभुज है उसकी रचना करनी है ना। तो उसका 7 पार्ट हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पार्टीशन हो गए। अब इनमें नाम रख दीजिए, ये आपका B1, B2, B3, B4, B5, B6, इस तरीके से नाम होगा, है ना, और लास्ट वाला B7 हो जाए। इतना हो गया, इतने बिंदु हमने काट दिए, है ना। और इन सबको क्या कर दिया, आपस में इस तरीके से मिला दिया गया है, मार्क कर दिया गया है, सभी आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, ये बोला गया है। तो ये आपका कौन सा क्रम हो गया, तीसरा हो गया। कौन सा हो गया, तीसरा। अब आते हैं, अब बोल रहा है क्या, अब वो सी वाला तो लास्ट है ना, लास्ट में बनाना है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, वही आवश्यक है बोल रहा है। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हमारे एन पर, कि B5 को हम सी से मिलाएंगे, B5 को हम सी से मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि 7/5 बोला है, 7/5 बोला है का मतलब 7 पार्टीशन किए हैं, उसमें से हमको पांचवें वाले पे हमारे त्रिभुज का निर्माण करना। तो B5 से क्या कर देंगे, सी को इस तरीके से मिला देंगे, मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, ए डैश, ये बन जाएगा आपका बी डैश, और ये बन जाएगा आपका सी डैश, है ना। यानी कि ये कौन सा क्रम बन जाएगा, आपका एन जो है वो चौथा, और ये ऊपर वाला बन जाएगा पांचवा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, एम, एम के बाद एल, एल के बाद ओ, MLO कहाँ पर दिया आपका, MLO ऑप्शन नंबर ए पर, है ना, MLO, एन और लास्ट में के। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा त्रिभुज देख लीजिए, इस तरीके से दिखाई देगा दी गई जानकारी के हिसाब से, है ना। और इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, MLO, एन और के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आए, तो रचना के चरण लिखने वाले क्वेश्चन आप देख करके जाएंगे, ये अभी का एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 2025 में, वही जो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसी में जूनियर असिस्टेंट के में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब ये भी हमको रचना के जैसे ही दिख रहा है। ठीक है ना, क्या दिया है, एक परिवृत्त की रचना करना है, परिवृत्त यानी कि वृत्त बाहर होना चाहिए, किस पे, त्रिभुज पर, है ना। परिवृत्त की रचना करना है, किस पे होना चाहिए, वो त्रिभुज पर। तो वो दिखाई किस तरीके से देगा, इस तरीके से दिखाई देगा वो, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमको, है ना। परिवृत्त ऐसे ही बनता है। ठीक, वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का केंद्र एक ही रहेगा इसमें। अब इसको बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा,
त्रिभुज बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेखा खींचनी पड़ेगी, है ना। तो लाइन इसमें देखते जाते हैं, एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। इसके बाद किसमें आ जाएंगे, रेखाखंड पर त्रिभुज की रचना की, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं। अब दो भुजाओं में लंब समद्विभाजक तब करेंगे जब त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज बना नहीं है तो अब क्या आ जाएगा, हमारा एम आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। फर्स्ट में एक रेखाखंड खींचा, सेकंड में क्या करेंगे, उस रेखाखंड पर हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, एक रेखाखंड खींचा और उस पर हमने एक त्रिभुज की रचना की, ठीक है। उस पर हमने क्या किया, एक त्रिभुज की रचना की है। उसके बाद क्या करेंगे, किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक, दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक मतलब इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 90 अंश का कोण ये बनाना चाहिए, ठीक। लंब समद्विभाजक हमने बना लिया। इसके बाद हम क्या करें, केंद्र से त्रिभुज के बाहर शीर्षों को होता हुआ जाता हुआ एक परिगत परिगत वृत्त तो लास्ट में बनाएंगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, तो ये तो लास्ट वाला पॉइंट है, दोनों लंब समद्विभाजक की कटान बिंदु को वृत्त का केंद्र बनाना है, इसी को वृत्त का केंद्र बनाएंगे और फिर इसी से इसी को केंद्र बनाते हुए हम इस तरीके से त्रिभुज की रचना करेंगे, है ना। तो हमारा जो चौथा है ये हो गया और पांचवा ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के एम एल, तो हमको दो ठो में दिख रहा है के एम एल। इसके बाद ओ, तो ओ और एन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रचना के चरण से भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बड़ा ही ध्यान से आप प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, इजी क्वेश्चंस है। ये आपका जो प्रश्न है ये किससे पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज से पूछा गया है। समांतर चतुर्भुज के आप बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन फिर आप बनाएंगे खुद से, है ना। समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन हमको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक। ये आप बनाएंगे। आयत के बारे में पता है आपको, समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है, इनमें से कौन सा सही है उसको आपको नीचे टिक करना है, मेरे ख्याल से आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है तो ये भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है, ऐसा है क्या, है तो ठीक है, नहीं है तो क्या आएगा, सही है कि गलत है। आप अपने नॉलेज को अब चेक कीजिए, ये चीजें अब भी हमने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक। अब ये कुछ और क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट इसका, किसी यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है, दो भुजा बराबर बोल रही है, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये किसकी बात कर रही है, ये किसका बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट समद्विबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सही बात है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगे, विलोम इसका, है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो लंब और आधार से बड़ी होती है क्या, हमारी कर्ण, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग लिखते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। अगला देखें, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। अगर हम त्रिभुज इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, ये भुजा सबसे लंबी है तो ये कोण भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। छोटा वाला जो भुजा होगी उसके सामने छोटी वाली कोण होगी, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। तो कौन कौन सा आ जाएगा आपका, ए बी और सी आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी प्रश्न है ना। बस आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आराम से फिर बन जाएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए, वर्ग के विकर्ण, क्या बोला है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अभी हमने पढ़ के आया है, ठीक। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, नहीं करते, समकोण पर नहीं, समद्विभाजित जरूर करते हैं लेकिन समकोण पर नहीं करते, ठीक। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है ना।
तो हमारा 1 और 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है हमारा 1 और 3? ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है ना, तो ये सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसकी जो थ्योरी क्लास है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, और दोनों ही यानी कि शिक्षक के लिए और सहायक शिक्षक के लिए दोनों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। सहायक शिक्षक के लिए आज 16 अगस्त से 4 बजे से टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो गया है ना। और जो कोर्स लेंगे उनको कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, है ना। कोर्स के जो प्राइस है ना, उसी प्राइस पर आपको साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज में मिलेगा। ठीक है, तो जो जिन लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज में, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। 16 से स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट हो गया है। और जो सहायक शिक्षक का है उसका पहले से स्टार्ट हो गया है। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं थ्योरी क्लास और बाकी के एमसीक्यू क्लास में। तब तक इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक।